नमस्कार। अपने पिछले व्याख्यानों में हमने प्राचीन शिक्षा व्यवस्था वैदिक काल से लेकर के भारत में अंग्रेजी शासन के प्रवेश के समय तक सर्वेक्षण किया। इस सर्वेक्षण से मैं स्वयं भी संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि बड़ा ऊपरी ऊपरी बड़ी जल्दीबाजी में कर दिया। बहुत बातें छूट गईं, बहुत बातें कहनी थी और बहुत बातें आप लोग जानते हो। मुझे केवल याद दिलानी थी, इसलिए मैं इसे काम चलाऊ रूप से पर्याप्त मान करके अब आगे की बात पे आता हूँ। आगे मुझे ये कहना था कि अंग्रेज़ भारत में आए, उन्होंने हमारी शिक्षा व्यवस्था को जैसे भी तैसे तोड़ा, तहस नहस किया, पुरानी व्यवस्था को नई व्यवस्था लागू किया, अपने निहित स्वार्थ में लागू किया। एक शासक जाति को, एक गुलाम जाति पर शासन करना था, उसके लिए उन्होंने जो जरूरी समझा, जैसे जरूरी समझा वो काम किया। किंतु आज़ादी के बाद जब एक आज़ाद जाति को, आज़ाद लोगों पर एक व्यवस्था लागू करनी है, चलाना है सबको लेकर के, तो क्या हमको उसी पुराने ढर्रे पर ही रहना चाहिए? कम से कम हम, जैसे कि जवाहरलाल नेहरूवादी हमारे विचारकों ने पुरातन के अतीत गौरव गान करने वाले लोगों को ब्लेम किया कि उससे काम नहीं चलेगा। जैसे हमने कहा, बसदेव शरण अग्रवाल, जयशंकर प्रसाद, भारत भूषण मेहता इत्यादि जैसे यहाँ इतिहासकार ये काम कर रहे थे कि हे अंग्रेज़ों, जो तुम ये बता रहे हो कि हम लोग कहीं मध्य एशिया से आए, बोलगा से गंगा आए। इस पर तो राहुल सांकृत्यायन ने भी बड़ा उन्हीं अंग्रेज़ इतिहासकारों के ही समर्थन में लिखा है, बोलगा से गंगा। इस पर हमने 1 साल रिसर्च करके एक निबंध लिखा था कि राहुल की बोलगा है कि राहुल की गंगा है। इस पुस्तक में उन्होंने हमारे इस पूरी परंपरा का इतना कैरिकेचर, इतना विद्रूपण नुमाइश लगा दिया है, बड़ा दुख होता है हमारे तथाकथित इस शिक्षा प्रणाली से उत्पन्न पैदा हुए विचारकों के ऊपर कि उन्हें हम महापंडित और विद्वान मानते हैं, जिन्होंने सारी बुराई निकाल निकाल करके अतीत की सजा दिया है और ये सिद्ध किया है कि हम बाहर के हैं और बाहरी प्रभाव से ही विकसित होंगे, शिक्षित होंगे। और पुरातन जो है घृणित है। पुरातन में कुछ ऐसा नहीं है जिसमें अच्छा हो, जैसे सीखा जाए। जब हम आज़ाद हुए तो एक बार तो हमको ठहर के सोचना चाहिए था कि हम स्वशासन में एक आज़ाद जाति को क्या शिक्षा देने जा रहे हैं, उसी पैटर्न पे जो अंग्रेज़ों ने रखा सारी व्यवस्था। हमें ठीक है, हम अतीत को ज्यों का त्यों अब लागू नहीं कर सकते, पुरानी चीज़ों को ज्यों का त्यों हम आज की परिस्थितियों में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। हम नहीं कहते कि पुरानी गुरुकुल व्यवस्था को ज्यों का त्यों लागू कर दिया जाए। अरे भाई, आज न वर्ण है, न आश्रम व्यवस्था है, न वर्ण व्यवस्था है, न आज उस तरह से डिवीज़न ऑफ लेबर है, न वो जीवन के न वो मूल्य रह गए हैं। तो हम कैसे आशा रखें कि ब्राह्मण लोग अपने घरों में गुरुकुल चलाएंगे? न गांव रह गए, न पंचायतें उस तरह की रह गईं। अब तो भारत के लोकतांत्रिक संविधानवाद के अंतर्गत, जो हमारा संविधान कह रहा है, उसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को ठूसा गया है, चलाया जा रहा है। तो अब उनको कहाँ इतना न तो छूट है और न तो उनको इस तरफ कोई उत्साह है कि वो अपने पंचायती राज व्यवस्था में इस तरह के शिक्षण संस्थान चलाएं, जहाँ गुरुकुल बनाएं और अपनी पुरातन परंपरागत सांस्कृतिक शैक्षिक गतिविधियों को जारी करें। अब तो सब कुछ सरकार के नियंत्रण में है, शिक्षा सरकार के नियंत्रण में उसी तरह से है और विश्वविद्यालय पैटर्न पे है जैसे अंग्रेज़ों ने यहाँ चलाया। कुछ भारतीय प्रयास किए गए भारतीय ढंग से विश्वविद्यालय खोलने के, जैसे काशी विद्यापीठ को ही ले लीजिए, तो उसको भी अब सरकारी ग्रांट लेना है, सरकारी विश्वविद्यालय बनना है, उसको सरकारी तरीके से शिक्षा प्रदान करनी है। तो हम वहाँ आशा नहीं कर सकते कि यहाँ पे इस तरह के कोई अलग ढंग के काम होंगे, वही होंगे जो सब जगह हो रहे हैं।
अब तो और बढ़िया हो गया है। अभी जल्दी में वो एक आया है कि सारे विश्वविद्यालय एक रूप सिलेबस पढ़ाएं, कुछ परसेंट तक वो अपना स्वतंत्र का चरित्र रख सकते हैं, बाकी एक रूपता हो जाए। तो इस तरह के उसमें तंत्र में आप अतीत को पुनः पुनरुज्जीवित नहीं कर सकते ज्यों का त्यों। तो आज की परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए, ये बताइए कि तथाकथित वैज्ञानिकतावाद, निरपेक्षतावाद और आधुनिकतावाद, बड़े बड़े उद्योग धंधे, कल कारखाने, अभियांत्रिकी, ये सब जो चल रहा है, इसके कोलाहल में हम ये भूल जाएं कि हम इंजीनियर किस लिए बना रहे हैं। बड़े बड़े विशाल पुल बनाने के लिए, स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, चंद्रमा पे जाने के लिए, मंगल पे जाने के लिए, ठीक है, हमें यह भी चाहिए, लेकिन हमें यह भी सोचना होगा कि अगर हम परमाणु बम बना लेते हैं तो उसे हिरोशिमा और नागासाकी पे फेंकना चाहिए कि नहीं। ये कोई विद्या सिखाए, ये कौन सिखाएगा? ये जो जीवन के मूल्य हैं, हमें इस धरती पर कैसे रह लेना चाहिए, हमें बिगाड़ना नहीं चाहिए इसको, ये कौन सिखाए? तो हमारी शिक्षा के उन तत्वों को, उन घटकों को छोड़ दिया जाए, उपेक्षणीय कर दिया जाए, इसलिए कि वो प्राचीन हैं, अतीत के हैं, परंपरागत हैं, पहले पढ़ाए जाते थे, आज वो जरूरी नहीं है। हम उदाहरण दे के बताएं, जैसे हमारा जो प्राचीन खगोल विद्या है, गणित विद्या है, वो चूँकि पुरानी है, बेकार है, इसलिए उस पर न ध्यान दिया जाए। हमारा जो आयुर्वेद है वो उपेक्षणीय हो जाए। आज वनस्पतियों को पहचानने वाला कोई नहीं रह जाएगा, नहीं है। एक कहानी हम जानते हैं, पढ़े हैं कहीं, कि तक्षशिला का स्नातक जीवक, जिस दिन उनका दीक्षांत था, उस दिन गुरुजी ने उन्हें एक कुदाल दिया, कहा कि जीवक तुम 2 कोस के ज़मीन में घूमो, सूर्यास्त तक लौटना, कोई ऐसी वनस्पति ले आना जिसका औषधीय गुण जिसमें ना हो कोई। ये उसकी परीक्षा थी, फाइनल परीक्षा जीवक की। जीवक घूमे दिन भर, शाम को लौट के आए, गुरुजी के चरणों में कुदाल फेंक दिए, कहे गुरुजी मुझे आप चाहे पास करो चाहे फेल करो, मैं कोई ऐसा खरपतवार नहीं खोज पाया जिसमें कोई औषधीय गुण ना हो। तो गुरुजी ने उसे, जीवक को अपने गले से लगा लिया, कहा बेटा तुम पास हो। यानी जीवक ऐसा आयुर्वेद का ज्ञाता है, ऐसा डॉक्टर है जिसके लिए हर वनस्पति में कुछ न कुछ औषधीय गुण है, इतना पहचानता है वनस्पतियों को जीवक। और आज हमारे आयुर्वेद के आचार्य एलोपैथिक दवाइयाँ लिखते हैं। आयुर्वेद के प्रति हमारा इतना अश्रद्धा हमारी हो गई है। भारतीय ज्योतिष को ले लीजिए, उसको उपेक्षित समझा जाता है। मैं पूछता हूँ कि वो सारा गणित कैलकुलेशन जो भारतीय ज्योतिषी करता है, उसके अनुसार सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण अलग समय पे लगते हैं, और साइंस के द्वारा कैलकुलेट किए हुए समय के जो ग्रहण हैं वो अलग टाइम पे लगते हैं। दोनों तो एक ही समय पे लगते हैं, दोनों का गणित विचारणीय है। इसी तरह से हमारे एक फलित ज्योतिष होता था, जैसे ग्रह नक्षत्र, कौन ग्रह किसका अरिष्ट है, कौन ग्रह दशा चल रही है, कौन अंतर दशा चल रही है, 7.5 चल रही है, इस सब का विचार करने वाले ज्योतिषी लोग गांव-गांव में होते हैं बेचारे। उनको बड़ा ही ऐसे समझा जाता है, हेय समझा जाता है। पढ़े लिखे लोग उनको ऐसे पोंगापंथी समझते हैं, वो जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं पूछूं कि जब चंद्रमा के आकर्षण बल से ज्वार और भाटा आ सकते हैं, समुद्र की तरंगें प्रभावित हो सकती हैं, मिट्टी नहीं हो भले धरती की, 70% पानी है धरती पे, वो तो उन तरंगों से, सूक्ष्म तरंगों से प्रभावित हो रहा है। तो हमारे शरीर के अंदर 70% पानी है, खून है, वो उन तरंगों से सूक्ष्म रूप से प्रभावित नहीं होता होगा। यदि होता होगा तो जरा सा परिवर्तन से हमारा मूड बदल जाता है, हमारे अंदर
चिड़चिड़ापन आ जाता है, प्रसन्नता आ जाती है। तो क्या ये अध्ययन का विषय नहीं हो सकता कि अपने विभिन्न परिक्रमा मार्ग में घूमते हुए सारे ग्रह नक्षत्र हमारे इस प्रकृति के लोगों के ऊपर, इन राशि के लोगों के ऊपर क्या प्रभाव डालते होंगे? अगर प्राचीन भारतीयों ने इस तरह का भी कोई विज्ञान खोज लिया तो ढकोसला है, रोजी रोटी कमाने के लिए है। अरे भाई, पुरानी चीज़ों को इतना उपेक्षणीय समझ के कूड़े में मत डाल दो। जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ाद भारत के लिए नई शिक्षा नीति बनी। पहली शिक्षा नीति जो बनी थी, जिसके सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी चेयरमैन थे, उसमें 2 विदेशी भी अंग्रेज भी सदस्य थे उसने जो रिकमेंडेशन दिया उसे, जिनके हाथों में सत्ता थी, दुर्भाग्य से बड़े लंबे समय तक रही, सबको लागू नहीं किया गया। उसमें से कुछ एक चीज़ें इंग्लैंड में लागू हुई, उन विशेषज्ञों ने अपने यहाँ जाके लागू किया, लेकिन भारत में नहीं लागू की गई। जैसे उदाहरण के लिए हम बताएं, हमारी जो गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली थी, उसमें उच्च कक्षा का छात्र छोटी कक्षा के छात्र को स्वयं पढ़ाता था, थोड़ा समय निकाल के पढ़ा देता था। ये तो आज जो नई शिक्षा नीति बनी है, क्या उसमें ये प्रणाली है? नहीं है। वो पढ़ा देने से उच्च शिक्षा के क्लास का ज्ञान भी पक्का हो जाता था और टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, छोटी कक्षा का विद्यार्थी पढ़ लेता था। तो पढ़ाई पर अध्यापक का खर्च भी कम आता था। यह और देशों में प्रशंसनीय विधि है शिक्षण की, अपने देश में उपेक्षणीय हो गई। मैं बताऊं, 1814 का एक वाकया उद्धृत करता हूं, भारत में अंग्रेजी राज पुस्तक से। इस पुस्तक से करता हूं कि उस समय 19वीं सदी के शुरू में कुछ प्रसिद्ध अंग्रेज शिक्षा प्रेमी इस देश से इंग्लैंड जाकर के वहाँ अपने देश में भारत की प्रणाली के अनुसार शिक्षा देना शुरू करते थे, किए हैं। उसका इसमें जिक्र है। 3 जून सन 1814 को कंपनी के ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टरों ने बंगाल के गवर्नर जनरल के नाम एक पत्र भेजा, जिसमें लिखा है, मैं कोट करता हूँ, शिक्षा का जो तरीका बहुत पुराने समय से भारत में वहाँ के आचार्यों के अधीन जारी है, उसकी सबसे बड़ी तारीफ यही है कि रेवरेंड डॉक्टर बेल के अधीन जो मद्रास में पादरी रह चुका है, वही तरीका इस देश इंग्लिस्तान में भी प्रचलित किया गया है। अब हमारी राष्ट्रीय संस्थाओं में इसी तरीके के अनुसार शिक्षा दी जाती है, क्योंकि हमें विश्वास है कि इससे भाषा का सिखाना सरल और सीखना बहुत सुगम हो जाता है। और बड़ी मज़े की बात कि भारत की ये शिक्षा प्रणाली, उसी में आगे कोट में ही है कि कहा जाता है कि हिंदुओं की इस अत्यंत प्राचीन और लाभदायक संस्था को सल्तनतों के उलटफेर से कोई हानि नहीं पहुंची। ये स्थायी हमारी शिक्षा प्रणाली ये उपेक्षणीय हो गई। बड़े बड़े विश्वविद्यालय बनाओ, कॉलेज बनाओ, ये बनाओ, अध्यापक रखो, ये उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रखो, ये रखो, वो रखो, क्या महंगी शिक्षा बना दी गई। और कितने ऐसे विषयों को, हमारे जीवन के कितने ज़रूरी चीज़ों को, जिसमें हमने कितनी ऊंचाइयां प्राप्त की थीं, उन्हें उठा करके कूड़ेदान में डाल दिया गया। उनके प्रति घृणा भाव पैदा कर दिया गया। हमारा ऐसा माइंड सेट तैयार कर दिया गया कि हम उनसे चिढ़ें, घृणा करें, उपेक्षणीय समझें, और यदि उसकी कोई बात करे तो माना जाए कि ये तो प्रगति का प्रतिगामी है, ये तो पुराने युग की बात कर रहा है। यदि मैं गुरुकुल की बात लेकर के आज आया हूँ तो इसे ये ना समझा जाए कि मैं पुरातनवाद की बात कर रहा हूँ। मैं आपको जितना मेरा ज्ञान होगा, बल होगा, मैं प्राचीन की वो सारी चीज़ें आपके सामने रखूँगा। ऐसा नहीं करूँगा कि केवल उसका विद्रूपण रखूँ, कैरिकेचर रखूँ, बुरी बुरी चीज़ें निकाल के नुमाइश बनाऊँ। ऐसा भी नहीं करूँगा कि अपने किसी निहित स्वार्थ से कुछ एक उदाहरण ला करके आपको बरगलाऊं। नहीं, मेरा उद्देश्य ये होगा इस सबके सर्वेक्षण में कि जो सबके वेलफेयर के लिए है, जो जातीय घृणा
आपसी फूट तोड़ने की बात ना करे, उन तत्वों को आपके समक्ष रखूं। वह भी बहुत कुछ है हमारे अतीत की चीज़ों में। देखिए, जैसे हमारे गुरुकुल की जो पढ़ाने की प्रणाली थी, यही अपने यहाँ रख दी जाती तो हमारे बच्चे और एक्सपर्ट बनते। यदि शिक्षा इत्यादि में समाज का वेलफेयर किस लिए पढ़ा रहे हैं हम बच्चे को, यह भी उसे बताते। आज हमारे इंजीनियरिंग पढ़े हुए बच्चे ये नहीं जानते कि इंजीनियरिंग किस लिए की है, क्या करेंगे, अब वो सरकारी नौकरी करेंगे। आज सब चीज़ों का इतना राजनीतिकरण हो गया, राजनीति निर्धारित करती है हमारे जीवन के सभी पहलुओं को, हमारी सभी ज़रूरतों को, हमारे सभी मूल्यों को वो निर्धारित करती है। आज शासन के हम विरोधी नहीं हैं, हम विधि विरोधी नहीं हैं, हम पूरा रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वो इतना नियमों में बांध दे। नियमों में बंधना भी मुझे बुरा नहीं लग रहा है। मैं एक अच्छा नागरिक हूँ जो कानून से डरता हूँ, कानून का सम्मान करता हूँ। डरता हूँ कि मतलब कि सोने में भी, निद्रा में भी कानून का उल्लंघन मुझसे न हो जाए, इतना सम्मान करता हूँ मैं। तो ये न माना जाए, लेकिन जब सब चीज़ें सरकार नियंत्रित करने लगे और सरकार बहुत सारी चीज़ों को उपेक्षित कर दे, बहुत सारे हमारे जो अच्छी चीज़ें हों उनकी तरफ हमारा ध्यान ही न जाए, ऐसा हमारा फ्रेम बनाने में सहयोग करे, तो एक बार थोड़ा कहना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि ऐसे प्रयासों की भी ज़रूरत है। वो संविधान के तहत ही, समाज की मान्यता के तहत ही, और वो आधार के साथ, बकवास की बात नहीं, प्रॉपर ग्राउंड के साथ कहा जाए कि इन परिस्थितियों में क्या बेहतर है, इस पर बैठकर एक बार सोचने की ज़रूरत है। तो मैं यह जो अपना विश्व गुरुकुल नाम पर कोई प्रोग्राम लेके आया हूँ, यह अतीत को ज्यों का त्यों लागू करने के लिए नहीं है, किसी विधि व्यवस्था के विरोध में नहीं है। सरकार जो काम कर रही है, जो शिक्षा संस्थाएं कर रही हैं, जो कुछ समाज आज मान रहा है, उसको वैसे मानते हुए ही है। बस केवल एक विनम्र सा ये प्रस्ताव है कि हमारे अतीत की वे चीज़ें जिनमें आज भी कुछ ज़रूरी है, जिनसे आज भी कुछ सीखा जा सकता है, आज के लिए भी कुछ ज़रूरी चीज़ें ली जा सकती हैं, हम क्यों न उनको एक बार अवलोकित करें, क्यों न एक बार देख लें। आज जब वर्ण व्यवस्था ख़त्म हो गई है, सारे धंधे सबके लिए हैं, आश्रम व्यवस्था ख़त्म हो गई है, जब नौकरी लगे, जितना दिन 65 साल पे रिटायर हों, 70 साल पे रिटायर हों, तब तक काम करें, ये सब बातें आ गई हैं। हर धंधा सबके लिए हो गया है, कोई भेदभाव नहीं है किसी में। तो अब ये सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जो लाखों ब्राह्मण, समाज के ब्रेन, मुखिया कहे जाने वाले गुरुकुल चलाते थे, घरों में गुरुकुल चलता था, पंचायतों में चलता था, गांवों में चलता था, नगरों में चलता था, समाज के द्वारा समर्थित होता था, समाज के द्वारा उसको भरण पोषण किया जाता था। ये जिम्मेदारी हम सब महसूस करें और हमारा समाज अपनी तरफ से इसकी शुरुआत करे। सरकार जो कर रही है वो कर रही है, शासन जो कर रहा, शासन कल्याणकारी शासन है। ये कल्याणकारी शासन का कॉन्सेप्ट आजकल है, वो कल्याण हमारे कल्याण के लिए ही कर रहा है। लेकिन अगर हमको लगे कि हमको ये चीज़ और संरक्षित करनी चाहिए, समाज को लगे कि नहीं ये चीज़ हमारे लिए और ज़रूरी है, उसे तो किसी ने रोका नहीं है, वो विधि विधान के अंतर्गत है, हो तो उसकी शुरुआत क्यों ना की जाए। तो आज हम गृह गुरुकुल, हम सबका अभियान, जन जन का अभियान, ये प्रोग्राम लेके आए। इसमें आज के लिए जो उचित लगे, आज की जो समस्याएं हों, उनके जो एंशिएंट सॉल्यूशंस हों, उनको भी एक बार उन पर भी नज़र डाली जाए।
इसी अभिप्राय के साथ मैं विश्व गुरुकुल अभियान, जिसका प्रथम चरण है गृह गुरुकुल, जिसका प्रथम आचार्य मैं हूँ, आप हो, बहन जी हैं, माता जी हैं, भाभी जी हैं, हमारे बच्चों के अभिभावक हैं, हम अगल बगल के लिए आदर्श बने, अपने बच्चों के लिए आदर्श बने और ऐसा उनके सामने ऐसी प्रेरणा प्रस्तुत करें कि वो हमसे कुछ सीखें। इसके लिए पहले हम स्वयं कुछ सीखें, जो हमारे में आदतें नहीं हैं, जो गुण विशेषताएं नहीं हैं, उन्हें हम अपने में ले आएँ और हम दूसरों को भी ऐसे सिखाएं। यहाँ से हम शुरुआत करें। तो ये मेरा विश्व गुरुकुल का अभियान गृह गुरुकुल से शुरू होगा और ये जन जन का अभियान बने, इस कामना के साथ मैं आप लोग के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। और आगे भी मुझे जो मेरे समझ में आएगा वो मैं आप लोगों से बात करूँगा। अगर मेरी बात आपको पसंद आए, आप उससे कुछ प्रेरणा प्राप्त करें, आपके मन में भी कोई बात आए, कोई विचार आए, तो चलिए राष्ट्र को बनाने के लिए, समाज को बनाने के लिए, विश्व को बनाने के लिए हम लोग एक बार फिर सन्नद्ध हो जाएं। इस विचार के साथ सन्नद्ध हो जाएं कि हमारे पास अतीत की बहुत बड़ी लंबी परंपरागत धाती है, बहुत ऊंचे ऊंचे विचार हैं, जीवन के हर क्षेत्र में बहुत ऊंचे ऊंचे विचार हमारे पास हैं, जीवन आदर्श हैं हमारे पास, बहुत कुछ है हमारे पास दुनिया को बताने के लिए, दिखाने के लिए। आपके पास भी है, मेरे पास भी है, और दुनिया के कोने कोने में जो लोग रह रहे हैं उनके पास भी है। मैं गर्व नहीं करता कि केवल मेरे ही पास है, भारत ही विश्व गुरु है। ये तो मैंने बताया कि तो मेरा अभियान एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है। जो भी अपने आचरण से, अपने विश्व भावना से, अपने कुटुंब भावना से, अपने प्रेरणा देने लायक चरित्र से आगे निकल जाए, वो विश्व गुरु हो। इसी के साथ मैं इस वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। सबको प्रणाम।